लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय, ये दुनिया भर में किसी न किसी रूप में है। वर्तमान दौर की बात अगर छोड़ दें तो इतिहास में भी इस प्रकार की के कई उदाहरण हमारे सामने में हैं, जिसके माध्यम से हमारा ही देश नहीं, दुनिया के कई देश संचालित होते रहे हैं। दूसरी तरफ शासन की जो जटिलता होती है, स्थानीय निकाय उसको सॉल्व करता है। स्थानीय निकाय एक ऐसी शासन की प्रणाली है जिसके माध्यम से बड़े बड़े साम्राज्य संचालित होते हैं। साम्राज्य बाहर की चिंता करते हैं, विदेशी आक्रांताओं से स्वदेश की रक्षा करते हैं, लेकिन स्थानीय गवर्नेंस जो है वहां विकास से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, आंतरिक मामलों से संबंधित कई चीजों को सॉल्व करता है। तो स्थानीय निकाय बहुत महत्वपूर्ण है। अमित जी, स्थानीय निकाय की जो खासियत है और अपने देश में जो स्थानीय निकाय को लेकर के बहुत सारी मिथक जुड़े हुए हैं, समस्याएं जुड़ी हुई हैं, आज इसकी चर्चा के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो स्थानीय निकाय जरूरी क्यों है, हम यहाँ से इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा एक जो माइग्रेशन है रूरल से अर्बन, वो एक बहुत बड़ी समस्या बन करके जिसके सामने खड़ी हुई है। हम कितनी मेट्रो चला लेते हैं, हम कितना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद भी पॉल्यूशन है। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हो गया, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल में जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो मैनेज नहीं हो रही है। और जो गांव हैं, स्पेशली जो डेजर्ट्स हैं या पहाड़ी गांव हैं, वो घोस्ट विलेज बनते जा रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो माइग्रेशन है गांव से शहर की ओर, जी जी, जो बिल्कुल अस्थायी है और समस्या बढ़ा रहा है। और आप ये समस्या को आप ये समझिए कि ये केवल और केवल लोगों की समस्या नहीं है, देश की सुरक्षा का भी मामला बन जाता है। जैसे कि उत्तराखंड में अगर घोस्ट विलेजेस बनते जाएंगे और वो घोस्ट विलेजेस जो हैं वो चाइना को बॉर्डरिंग कर रहे हैं, तो जो एक नेचुरल डिफेंस होता है, अगर लोग रहते हैं तो जो बॉर्डर होता है उसका एक नेचुरल डिफेंस होता है। अगर लोग नहीं रहें तो उसको डिफेंस करने का काम सेना का हो जाएगा। तो वो आपका खर्चा भी बढ़ाता है, वो आपका जो उत्तराखंड का स्पेशली जो चाइना वाला बॉर्डर है, वहां से वो रिस्क ऑफ इन्वेजन, ठीक है, उसको भी वो बढ़ाता है। तो मैं आपसे जो ये बोल रहा था कि अगर आप देखें ना अपना अनुपात, तो पहले 1960 में 82% भारत की जनसंख्या गांवों में रहती थी जी। आज ये संख्या घट करके रह गई है 64%। अब 64% भारत की जनसंख्या गांवों में रहती है। तो ये जो पलायन है गांवों से शहर की तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ, आप देखिए भारत की जनसंख्या भी बढ़ी और पलायन भी बढ़ा। तो जो लोड है, जो अर्बन पार्ट ऑफ इंडिया है, उस पर कितना लोड आया, और इससे जो गांवों में जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो एनिमल स्टॉक है, लाइव स्टॉक है, उनके जो यूज हो सकते थे, ठीक है, वो आपके जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो भी डेप्लीट हुए। तो आपको क्या हुआ, आपको आर्थिक नुकसान हुआ, क्योंकि आपको सुरक्षा की दृष्टि से भी आपको दिक्कत झेलनी पड़ी। सो ये जो पलायन है बहुत बड़ी समस्या है। सो आज मैं सोच रहा था कि आपसे इसी बात पर चर्चा करूं कि ये पलायन होता क्यों है। ये जो सारी की सारी समस्याएं हैं, ये आखिर क्यों है? गांव से शहर की ओर आना, गांव में मतलब समस्या खड़ा होना, या शहर में दबाव बढ़ना। तो इसका यह है कि गांव में अगर सुविधाएं नहीं होंगी तो आदमी शहर में आएगा। अब मान लीजिए कि मेरा परिवार है, मैं पहाड़ी क्षेत्र में रहता हूँ, और मेरे परिवार में मेरे बच्चे की या मेरे माँ बाप की किसी की तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने के समय मैं उनका इलाज नहीं करवा पाया, या मैंने किसी अपने प्रिय को खो दिया। ऐसे में मैं सोचता हूँ कि कैसे भी रह लेंगे, बट यहाँ तो नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है। तो आदमी सुविधाओं के अभाव में अपने गांवों को छोड़ करके शहर में आता है। और जब हम सुविधाओं की बात करते हैं तो क्या है वो सुविधाएं? स्वास्थ्य जिसमें सर्वप्रथम है, फिर शिक्षा, बिजली, पानी और रोजगार के अवसर।
अगर मेरे को ये सारी चीजें अपने गांव में मिलें तो मैं अपना गांव नहीं छोड़ूंगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, शिक्षा, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, आपका रोजगार के अवसर और बिजली, ये 5। एक चीज में और महत्वपूर्ण है, जो कि जहां पे जब तक ये फैसिलिटीज नहीं है तब तक मैं एक कॉन्सेप्ट कहता हूं, कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए कि एक गांव है, उस गांव में इनमें से कुछ भी नहीं, बट उस गांव से एक रोड है जो इन सारी सुविधाओं को कनेक्ट करती है। मतलब एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा अस्पताल है, तो वो 15 किलोमीटर की दूरी पर, बट वो एक प्रॉपर रोड से कनेक्टेड। तो अगर रोड से अगर वो कनेक्टेड है तो ही पलायन नहीं होगा। बट अब ये मानिए कि वो 15 किलोमीटर की रोड भी नहीं है और 15 किलोमीटर की रेडियस में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं है, एक विद्यालय नहीं है, मेरी जो उपज है उसको बेचने के लिए कोई दुकान मंडी नहीं है, मेरे मेरे गांव में बिजली नहीं है, मेरे गांव में पानी नहीं है। अगर ये समस्या है तो आदमी गांव को छोड़ करके जाएगा ही। और इसमें एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको कहता हूँ स्पाइरल इफेक्ट। स्पाइरल इफेक्ट क्या है कि अभी मान लीजिए कि इस गांव में 20 परिवार थे, 20 में से मान लीजिए 10 परिवार पलायन कर गए बेहतर जिंदगी के लिए, लाइवलीहुड के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी कारण की वजह से। अब जो बाकी जो 10 परिवार हैं उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सस्टेनेबल नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अब स्कूल चलाने के लिए मुझे कम से कम 30 विद्यार्थी चाहिए, तभी मैं वहां पे जो उनके जो टीचर है उनकी सैलरी निकाल पाऊंगा, या टीचर वहां पे उत्साहित होगा या मोटिवेटेड होगा उस स्कूल में आने के लिए। तो अब क्या हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हुई, तो जो हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है, जो पानी है, वो उस पे उसकी डिमांड कम हुई। डिमांड कम होने की वजह से जो 10 फैमिली थी इनके ऊपर और उनकी हालत खराब हो गई। जब इनकी हालत और खराब हुई तो ये भी निकलने लगे, तो स्पाइरल बनता है। और ये स्पाइरल बहुत डेंजरस है। ये एक गांव से स्टार्ट होगा, फिर ये 4 गांव को अंदर ले लेगा, फिर ये 10 गांव को अंदर ले लेगा, और इस तरह वो सुविधाएं वो दूर होती जाएंगी। और ये जो आपका जो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेवलप हो सकता था वो समस्या बढ़ती जाएगी। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्योंकि अभी की सरकार भी, इससे पहले की भी सरकार है, उससे पहले की भी सरकार है, और मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों की भी सरकार थी या मुगलों की भी सरकार थी, वो यही कहती थी कि भैया हम तो डेवलप कर रहे हैं, गांव को डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल गांव पर ही सबका फोकस था, लेकिन बावजूद इसके गांव से लोग पलायन कर रहे हैं सर। मैं तो तब तक डेवलपमेंट गांव का नहीं मानूंगा जब तक इस देश में रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। कैसे होगा? लोग शहर को छोड़ करके वापस गांव जाएं। जब रिवर्स माइग्रेशन होगा तब मैं मानूंगा कि वाकई डेवलपमेंट हो रहा है। अब आपने बिल्कुल सही और बिल्कुल मुद्दे वाला सवाल पूछा है कि होगा कैसे। मेरा ये मानना है, इनफैक्ट मेरा क्यों, महात्मा गांधी का और उससे पहले काफी सारे राजनीतिक चिंतकों का, नरसिम्हा राव जी का, राजीव गांधी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, सारे ही ज्यादातर प्रधानमंत्रियों का यह मानना रहा है और चिंतकों का मानना रहा है कि जब तक गांव सुदृढ़ नहीं होंगे, गांव में ये जो फैसिलिटीज है जिनकी हम बात कर रहे थे ये अच्छी कंडीशन में नहीं होंगी, तब तक ये नहीं होगा। बट इनको अच्छी कंडीशन में करने के लिए इसका जो गवर्नेंस है वो गांव को ही देना पड़ेगा। जब तक ये गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है तब तक आप ये समझिए कि अब एक स्कूल है गांव में, नहीं, वहीं पर थोड़ा सा गवर्नेंस का क्या मतलब? गवर्नेंस का क्या मतलब? गवर्नेंस का मतलब पूरा शासन नहीं, पूरा शासन तो नहीं। अब आप गवर्नेंस में देखिए, गवर्नेंस में कुछ जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, इनकम टैक्स का विषय है, इस तरह के बहुत सारे जो विषय हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय हैं, और ऑब्वियसली राइट वो गवर्नमेंट मैनेज करेगी। तो अगर आप शासन देखें तो शासन जो है ना 3 लेवल में डिवाइडेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट भी कहते हैं, एंड देन उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं। गवर्नेंस के ट्रांसफर की जो बात आप कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं है। सरकार ने त्रिस्तरीय जो व्यवस्था ऊपर लेकर के नीचे तक की बनाई है हायरार्की,
वो तो लोकल बॉडी में भी है, इसके बाद स्टेट बॉडी में भी है, इसके बाद सेंट्रल बॉडी में भी है। बिल्कुल है, तो बट फिर कहाँ जो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें इम्बैलेंस है। तो जो पावर जो गांव के पास, जो पंचायत के पास जो पावर होनी चाहिए, वो पावर अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। और जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन बोलता हूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू वो पावर है चीफ मिनिस्टर के पास। सो बिकॉज आपका स्टेट जो गवर्नमेंट की जो पूरी मशीनरी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी पंचायत को लेकर कुछ भी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को लेकर कुछ भी नहीं है। उनका ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो बिल्कुल वो वही करेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट का है। और यहाँ जो पावर का जो डिवोल्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट को होना है। अब पॉइंट ये है कि जो देने वाला है पावर उसी के पास है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई न्यूट्रल बॉडी होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसमें अगर निर्णायक भूमिका निभाती स्टेट गवर्नमेंट से पावर को लोकल गवर्नमेंट में डिसॉल्व करने की, तो शायद डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो पाता। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना हाथ झाड़ते हुए ये जो दायित्व दिया वो राज्य सरकार को दे दिया। तो 29 जो उसके काम है वो तो दिया ही है बिल्कुल। गवर्नमेंट ने। तो अब आप ये सोचिए ना कि आपने जिसको पावर देनी है, ठीक है, आपने उसी को बोल दिया कि तुम्ही को अधिकार है पावर देने का। मैं अपने आप को कम सशक्त कैसे क्यों करूंगा? मैं अपनी पावर, कोई भी आदमी हो जो विवेक से जो सामान्य आदमी हो, वो अपनी शक्ति क्यों खुद छीन करेगा? ये तो यही बात है कि मतलब कि इसमें पूरा संविधान बना हुआ है, हर स्टेट ने अपने अपने ढंग से कानून बना करके लोकल बॉडी को पावर दिया है। तो 29 जो काम करने हैं वो उनको बता दिया कि हाँ 29 आपको करना है जी। शेष जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। 5-5 या 6-6 समितियां भी बना करके ताकि आप बना लीजिए। आम सभा का भी कंसेप्ट है, आम सभा की 4 मीटिंग होगी तभी उस पंचायत को माना जाएगा, नहीं तो डिफंग माना जाएगा। और ऐसा मतलब ये भी मीटिंग हो रही है, क्योंकि जब तक वो आम सभा में पारित नहीं होगा तब तक वो न बजट पास हो सकता है न कोई काम हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें तो दे दी गई है, तो समस्या कहाँ है? दी गई है कागज में। अच्छा। जो व्यवहारिक तरीके पे जो होना चाहिए ऑन ग्राउंड, अब मान लीजिए कि शिक्षा समिति है, सो आइडियली जो स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, वो शिक्षा समिति को करना चाहिए। तो जो टीचर हैं जो स्कूल में आते हैं, उनकी सैलरी जो है वो शिक्षा समिति के अप्रूवल से जानी चाहिए। अब शिक्षा समिति की अगर अप्रूवल से जाएगी तो जो बच्चे हैं उस गांव के, वो शिक्षा समिति के जो मेंबर हैं या उनके जो दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो गांव के लोग हैं, वही उस स्कूल में पढ़ते हैं। तो अगर ये पावर शिक्षा समिति की होगी तो शिक्षा समिति उसी अध्यापक को सैलरी देगी जो स्कूल नियम से आएगा और पढ़ाएगा। अब मैंने ये सैलरी देने का अधिकार अगर मैं पंचायत को के पास शिक्षा समिति को न दे करके मैं ये दे दूं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को, उसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, उसको क्या फर्क पड़ता है कि अध्यापक जो है वो स्कूल में आए या नहीं आए? ठीक है, वो अपना हेडक्वार्टर में बैठेगा डिस्ट्रिक्ट के, सैलरी लेगा और वहां पे नाम के लिए किसी और आदमी को अपॉइंट कर देगा। मैंने कितनी जगह इस तरह के मॉडल देखे हैं जहां पे गवर्नमेंट टीचर ने सैलरी पे टीचर रखे हैं। गवर्नमेंट टीचर भी टीचर रखे हुए हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट टीचर अपने शहर में रहता है, अब वो गांव में पढ़ाने के लिए उसने गांव के एक आदमी को सैलरी पे रखा हुआ है। अब ग्राम पंचायत को पता है, पर चूंकि ग्राम पंचायत के पास अधिकार ही नहीं है। अगर शिक्षा समिति, अगेन मैं रिपीट करूंगा, कागज पर अधिकार है, शिक्षा समिति के पास अधिकार है। अगर सही मायने में डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ होता तो ये अधिकार शिक्षा समिति के पास, ग्राम पंचायत के पास होता। अब देखिए, जो मिड डे मील है, आपने मिड डे मील का अधिकार गांव को दे दिया, ग्राम पंचायत को, ठीक है, क्यों? वहां पे आपको लगा कि अगर ये नहीं देंगे तो जो भी उसका रीजन रहा हो उसकी वजह से आपने दिया, और उसका जो संचालन है वो एजुकेशन से बेटर होता है। स्कूल में खाना जरूर मिलता है, पढ़ाई हो या ना हो, ठीक है, वो हाँ खाना मिल रहा है। मिड डे मील में किसी को शिकायत नहीं। क्यों? आपने मिड डे मील के लिए पंचायत में एक कमेटी का गठन किया, आपने उसमें गांव के लोगों को ही मेंबर बनाया, आपने अधिकार राशन खरीदने का भी ग्राम पंचायत को दिया। तो अगर आप खाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो शिक्षा के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? आप अध्यापक की सैलरी का अधिकार उनको क्यों नहीं दे सकते हैं? आप स्कूल में कंस्ट्रक्शन का अधिकार उनको क्यों नहीं दे सकते हैं?
ग्राम पंचायत जो है वो टॉयलेट का निर्माण करना हो या पुस्तकालय का निर्माण करना हो, ये काम शिक्षा समिति के थ्रू ग्राम पंचायत क्यों नहीं कर सकती है? मैं आपके माने कितना भी करप्शन होगा, क्योंकि उस गांव के बच्चे ही जाते हैं, जो गलत करेगा उसको उसी गांव में रहना है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को गांव में नहीं रहना है। वो कुछ गलत करेगा, जो आपका जो शिक्षक है, जो बाहर वाला जो शहर में बैठा हुआ है, उसका परिवार उस गांव में नहीं रहता। अगर आप गांव के लोगों को ही जोड़ेंगे तो इतनी शर्म होती है, आदमी समाज में उठता है, वो उसका परिवार है, वहीं उसकी शादी होनी है, रिश्तेदारी है, ठीक है, वो गांव में निकलते हुए करते हुए डरेगा। सो ये जो सामाजिक संरचना होती है, इससे जो गवर्नेंस में डिसिप्लिन आएगा, वो केवल और केवल तभी आएगा जब ये पावर वापस ग्राम पंचायत को दी जाए। अच्छा, ये पहले भी ऐसा रहा है अपने यहाँ सिस्टम में, ग्राम पंचायत है, या जैसे स्कूल की बात आपने कही है, तो एक हम लोग देखते थे, मतलब अपने समय में बेसिक स्कूल का कॉन्सेप्ट था जो गांधी जी ने बुनियादी विद्यालय की स्थापना की थी। तो उसमें गांव के ही लोग देखते थे कि भवन निर्माण के लिए पैसे देते थे, या गांव का जो कोई ऐसा फंड है, पंचायती फंड, जैसे तालाब है, फिर कोई बाहा है, या गैर मजरूआ जमीन है, या इस प्रकार का जो कोई व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था था, उसके माध्यम से उस स्कूल की व्यवस्था लोग कर देते थे। शिक्षक को कुछ पैसा या गिफ्ट ऐसा करके देते थे। तो ये पहले भी इस प्रकार का सिस्टम रहा है, और वो ज्यादा मतलब सुचारू ढंग से। पहले भी नहीं, जैसे कि हम अब जब हम बात करें तो सब जगह हालत इतनी खराब भी नहीं है। ज्यादा जो खराब हालत है, मैं ये मानता हूं कि ये जो अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इवन आपका पंजाब, और अपना इधर अपना चले जाइए छत्तीसगढ़ ना, ये जो अपना जो बेल्ट है, अपना हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जिसे आप कहते हैं, यहाँ समस्या ज्यादा है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि मैं बात करूं, मैं नागालैंड रहा हूँ, तो नागालैंड में जब मैंने पंचायत का समस्या देखा, पंचायत का मॉडल, तो वहां पे ना विलेज काउंसिल होता है, उसके ऊपर विलेज डेवलपमेंट बोर्ड होता है। अब एक विलेज के ऊपर एक ही इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, और पंचायत वो बिजली का बिल भरती है, कभी डिफॉल्ट नहीं करती पंचायत, हमेशा पैसा भर देती है। अब पंचायत करती क्या है कि उसके पास गांव के अंदर मीटर लगाने का अधिकार जो है पंचायत को है, तो उसने गांव के अंदर अपने लोकल मीटर लगा रखे हैं, जिसकी रीडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नहीं लेता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट केवल एक ही मीटर की लेता है, जो ग्राम पंचायत का मीटर है, मास्टर मीटर। अच्छा। वहां का जो बिल प्रोड्यूस होगा वो पैसा ग्राम पंचायत भरेगी। ग्राम पंचायत इंटर्न बिजली का पैसा गांव वालों से लेती है, जिनके जो ग्राम पंचायत ने जो छोटे मीटर लगा रखे। अब मान लीजिए किसी के परिवार में कोई आर्थिक विपत्ति आ गई, किसी के परिवार में शादी विवाह का माहौल आ गया, या किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, या किसी की बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई और आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, तो गांव की पंचायत उसके बिल को खुद ही माफ कर देती है। अच्छा। और वो ये सिस्टम है नागालैंड, और उसके बिल का जो अमाउंट है उसको जितने भी बाकी जो लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे क्या है कि जो बिजली की चोरी है वो यहाँ पे होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पता है कि अंत में हमारे जेब से ही जाना है। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को, संसाधनों को, इनका डिवोल्यूशन ऑफ पावर करेंगे और इसको गांव को देंगे, तो वहां पे ये जो आप जो एनफोर्समेंट के लिए जो पैसा खर्च करते हैं ना, लीकेजेस वगैरह के लिए, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। स्वशासन की जो मजबूती है, उसकी जो खूबसूरती, ब्यूटी है, आपको उसको आप देखिए ना, मैंने नागालैंड में देखिए चोरी नहीं होती, बिजली का बिल समय पर जमा होता है, और किसी को आर्थिक समस्या हो तो उसकी समस्या का समाधान हो रहा है। अब इससे अच्छा मॉडल आप क्या लेंगे गवर्नेंस का? तो ये पूरा का पूरा जो गवर्नेंस का मॉडल है वो कैसे, मतलब कैसे होगा, मैं आपसे कैसे किया जाए? मैं आपको बहुत एक रोचक बात बताता हूँ। बिल्कुल। जो हमारा 3 स्ट्रक्चर गवर्नेंस स्ट्रक्चर इसकी हम बात कर रहे थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। हाँ, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर के नीचे कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। हाँ। कैबिनेट सेक्रेटरी और बाकी हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी किसको रिपोर्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर को। इनफैक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर के बीच में बहुत अंतर है, पावरफुल है। प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल है। कैबिनेट सेक्रेटरी के पास प्राइम मिनिस्टर के रेफरेंस में कोई ऐसी मतलब वो केंद्रीय सचिवालय का हेड है, सो दैट सेक्रेटरियल वर्क जो है वो टाइमली हो सके। बट क्या जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, क्या वो उसका मेंबर होता है? नहीं।
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और डिफेंस सेक्रेटरी होगा। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, ये सारी जो कैबिनेट कमिटीज हैं इसमें किसका रोल है? सारे के सारे तो अपने पॉलिटिशियन ही बैठ करके डिसीजन लेते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। फिर हम आते हैं एक लेवल नीचे, स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर के नीचे जो ब्यूरोक्रेटिक हेड है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। अब यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी की पावर कैबिनेट सेक्रेटरी कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। चीफ सेक्रेटरी हेड है, वो भले ही चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, बट स्टेट में आते आते चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर की पावर में एक तरह का समानता आ जाती है। समानता तो नहीं आ जाती है, बट हाँ मतलब वो जो डिफरेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे है वो सेम डिफरेंस स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे नहीं दिखता है। ये ज्यादा एम्पावर्ड है, यहाँ चीफ सेक्रेटरी ज्यादा एम्पावर्ड है। और उसका रीजन भी है, चीफ सेक्रेटरी ऑल इंडिया सदस्य से आता है। उसको ये पता है कि मेरा टर्मिनेशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, मेरा सस्पेंशन कर सकता है। सस्पेंशन के अगेंस्ट मैं कॉल ले लूंगा। अगर मैं चीफ मिनिस्टर के साथ मेरा नहीं बन रहा है तो मैं डेपुटेशन लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चला जाऊंगा, 5 साल वहां काटूंगा। अभी मेरा चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं बन रहा है तो मैं एजुकेशन लीव लगा करके 3 साल के लिए यूएस पढ़ने चला जाऊंगा। और मैं करते करते मेरे को 35 साल की नौकरी करनी है। इसमें मैं कितने आईएएस ऑफिसर को जानता हूं जो अपने स्टेट में, ठीक है, अपने टेन्योर का आधा साल भी नहीं रहे। अगर टेन्योर 35 साल का था तो अपने स्टेट में वो 20 साल भी नहीं रहे, वो अपने स्टेट में रहे ही 10 साल हैं, 25 साल उन्होंने बाहर ही काट दिए। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ये जो मशीनरी है स्टेट गवर्नमेंट की, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब उसको ये पता है कि चीफ मिनिस्टर मेरा एक हद तक ही कुछ बिगाड़ सकता है, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है, मैं अपना अगर सस्पेंशन टर्मिनेशन की पावर तो नहीं है, टर्मिनेशन की पावर किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो स्टेट गवर्नमेंट को सिफारिश लिखनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टर्मिनेट करने के लिए। सस्पेंड करेगा, मैं बहाल हो जाऊंगा और मैं डेपुटेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला जाऊंगा। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ताकत कम हो गई और इनकी ताकत बढ़ गई। अब आते हैं एक लेवल और नीचे, डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके कंपैरिजन में अध्यक्ष जिला परिषद की कोई पावर ही नहीं है। हाँ, उसका तो कुछ लगता ही नहीं, उसको तो लगता है सेक्रेटरी इसका है ये। हाँ, तो और अगर आप और नीचे आए ग्राम पंचायत के लेवल पे, तो ग्राम पंचायत के लेवल पे पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सचिव इतना एम्पावर्ड है, ग्राम प्रधान नहीं, पंचायत सचिव इतना एम्पावर्ड है कि ऐसा लगता है कि ग्राम प्रधान पंचायत सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। और हर गांव पे एक पंचायत सेक्रेटरी है भी नहीं, 7-8 गांव पे एक पंचायत सेक्रेटरी है। वो घूमते हुए ग्राम प्रधान के घर पे आता है। वो क्या करने आता है ग्राम प्रधान के घर पे? वो पहले ही सब मिनट्स लेकर के मनरेगा की फाइल वाइल बना उन्हों करके सब अप्रूवल लेकर के आता है। ग्राम प्रधान से कहता है कि आपने यहाँ साइन ऑन कीजिए और अपना पेपर वर्क आगे बढ़ाइए। तो जो गवर्नेंस है, जो लोकल लेवल पे जहां लोगों की जन सामान्य की ज्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सफाई है, पानी है, बिजली है, सड़क है, ये जो समस्याएं सब लोकल समस्याएं हैं। और इन लोकल समस्याओं की पावर आपने लोकल लेवल पे दी ही नहीं। इसीलिए हमारे गांव जो है वहां पे डेवलपमेंट जिस स्पीड में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और उसी की वजह से जो हमने स्टार्टिंग किया था पलायन की समस्या, वो कंट्रोल नहीं हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। तो ये समस्याएं और आने वाले समय में बढ़ेगी अगर हमने डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं किया। और मेरा मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट को हम पिछले 20-25 साल से देख रहे हैं कि इनको डिवोल्यूशन ऑफ पावर करना चाहिए, वो नहीं कर रही। जहां पे पंचायती राज व्यवस्था पहले से सशक्त थी, जहां लोकल गवर्नेंस पहले से सशक्त था, वहीं पे लोकल गवर्नेंस आज भी सशक्त है। जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु। यहाँ पे आज से नहीं, ये 73rd अमेंडमेंट के बाद से यहाँ लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग था। जहां बट जो जिसके लिए आप 73rd अमेंडमेंट लेकर के आए थे, ठीक है, वहां पे कुछ भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है। अमित जी, एक चीज और इसमें देखने को मिल रहा है, काफी महत्वपूर्ण है, कि जो लोकतंत्र अपना है, जिसके कारण हम दुनिया में जाने जाते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी कमजोर पड़ रहा है। पावर के नहीं, लोकल बॉडी तक पावर नहीं। बिल्कुल, आप ये मानिए कि आप ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, राइट, मेरे को तो कभी कभी लगता है कि कुछ चीजों में ना रिवर्स ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया है।
जैसे फॉर एग्जांपल ना, पहले जो बेनिफिशियरी सिलेक्शन था, जिसमें मतलब लाभार्थियों के चयन का अधिकार, जो मेरा फील्ड है इसी गॉव, वो लाभार्थियों के चयन का अधिकार पहले ग्राम पंचायत या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, उसको वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की जगह उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से भी वो पावर ले ली। हाँ, वो तो अपने ढंग से हुए। जैसे कि आप देखिए, चाहे आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, राइट, या आपकी कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम हो, अब सारा बेनिफिशियरी सिलेक्शन की जो पावर है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, आपकी आयुष्मान भारत हो गई, आपका 20 लाख करोड़ में से 7.5 लाख करोड़ का जो बेनिफिशियरी सिलेक्शन है वो सेंट्रलाइज होता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अब ये तो वो बात है ना कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिल्ली में बैठ करके ये पता है गांव में किसान कौन है। मेरा मतलब ये किसको ज्यादा अच्छे से पता होगा किसान कौन है, ये किसको ज्यादा अच्छे से पता होगा गांव में विधवा कौन है, किसको ज्यादा अच्छे से पता होगा किसका घर टूट गया है, उसको घर की जरूरत है, किसको पता होगा कि किसके बेटे ने उसके माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है, ठीक है, उनको मदद की जरूरत है। ये लोकल लेवल की चीजें लोकल लेवल को पता होगा या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता होगा। तो ये जो रिवर्स जो डिवोल्यूशन मतलब वो होना था स्टेट गवर्नमेंट से 29 सब्जेक्टों का डिवोल्यूशन होना था पंचायत को, उसकी जगह अपवर्ड वोल्यूशन हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट से भी पावर निकल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जा रही है, जो कि बहुत डेंजरस है। इसने कुछ अच्छा काम किया है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं काम किया है, बट बात यह है कि जैसे कि मान लीजिए कि पहले अगर त्रुटि जो थी वो 60-70% थी, अब त्रुटि घट करके 40% के आसपास रह गई है, पर ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि ये त्रुटि अब 40% से फर्दर कम नहीं होगी। आप और ये और डिफिकल्ट हो गया क्योंकि अब ग्राम पंचायत को ये पावर स्टेट गवर्नमेंट से नहीं खींचनी है, लाभार्थी सिलेक्शन की, चयन की, अब केंद्र से लेनी है उनको ये पावर, जो कि और डिफिकल्ट हो गया। और जिन कारणों की वजह से लोगों ने उनको पावर नहीं दी, वो कारण क्या थे? कैपेसिटी बिल्डिंग। लोग कहते थे कि भाई टैक्स पेयर का पैसा है, गांव वालों को दे देंगे। ग्राम प्रधान अंगूठा छाप होता है, ग्राम प्रधान पढ़ा लिखा नहीं होता है, वहां पे बिजली नहीं है, काफी गांवों में कोई ऑफिस नहीं है, पंचायत घर नहीं है, फाइलें उन्हें कहाँ रखेगा, बारिश में फाइलें उन्हें भीग जाएंगी। तो जो टैक्स पेयर का पैसा है उसका हिसाब कौन देगा? ये एक प्रमुख कारण ब्यूरोक्रेसी ने हमेशा दिया, पावर डिसॉल्व करने का नहीं, कि भाई अकाउंटेबिलिटी कैसे हो। ठीक है, टैक्स पेयर का पैसा है, मेरा पैसा तो है नहीं ब्यूरोक्रेट का, ये टैक्स पेयर का पैसा है, राष्ट्र का पैसा है। तो जब इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है तो मैं इनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दूं? ये मैं जितना मैंने देखा उसमें रहा। अब बात यह है कि अनपढ़ तो प्रधानमंत्री भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अनपढ़ तो मुख्यमंत्री भी हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर वहां पे अगर टैक्स का पैसा मैनेज हो जाता है टैक्स पेयर का, तो ग्राम प्रधान पे वो टैक्स पेयर का पैसा मैनेज क्यों नहीं हो सकता? वो लॉजिक नहीं है। अगर यहाँ पे टैक्स पेयर का पैसा मैनेज हो सकता है तो वहां पे टैक्स पेयर का पैसा मैनेज क्यों नहीं हो सकता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपका बिल्कुल बात एक सही था कि भाई पंचायत घर नहीं थे, बिजली नहीं थी, ठीक है, जो कैपिटल लेवल है वहां पे बिजली होती है, ऑफिस होता है, तो फाइलों को रखा जा सकता है। बट अब इलेक्ट्रॉनिक एज में जहां पे 5G आ चुका है इस कंट्री में, मोबाइल पेनिट्रेशन जो है वो इस लेवल तक पहुंच चुका है कि हर घर में कम से कम एक मोबाइल फोन तो है ही, ठीक है। हमारा जो डिजिटल पेनिट्रेशन वो देखिए, हमारे जो आधार अकाउंट के जो नंबर हैं, ठीक है, वो बढ़ करके देखिए 1.4 बिलियन पीपल का तो हम आधार बना चुके हैं। जनधन खाते हमारे देखिए, ठीक है। तो अभी जो है ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन इस कंट्री में आया है उस और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तरक्की की है, उसकी वजह से अब मेरे को पंचायत लेवल पे फाइल रखने की जरूरत नहीं है। अब पंचायत लेवल से केवल लोकल इंफॉर्मेशन लेकर के आईटी के माध्यम से मैं ग्राम पंचायत का सशक्तिकरण कर सकता हूं। अब मेरे को उनकी कैपेसिटी एनहांस करने की जरूरत नहीं है। पहले आप क्या कहते थे कि अगर उन्होंने नियम से पैसा खर्च नहीं किया तो क्या होगा? अब आप नियम कंप्यूटर में डाल दीजिए, बिना नियम के पैसा खर्च ही नहीं कर पाएंगे। पर लाभार्थी कौन है इसका नियम कंप्यूटर में डाल दीजिए, बट किसका बेटा मर गया है, किसके बेटे ने उसको छोड़ दिया है, किसके खेत को मवेशी चर गए हैं, किसका खेत बाढ़ में सबसे ज्यादा खराब हुआ है, ये जो निर्णय है ये तो पंचायत को ही रहेगी। ये आपका ये कहना है कि
जो हम मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग सेंट्रल स्तर पर कर रहे हैं, उसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग हम पंचायत स्तर पर करें, पंचायत को और ज्यादा एम्पावर्ड और सशक्त बना सकते हैं। जी जी, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल पकड़ा है कि वही संसाधनों को उसी तरीकों को यूज करके और जो डेटा का जो जानने का अधिकार है वो पंचायत लेवल पर रहने करके इनको किया जा सकता है। कि आपके स्कूल अच्छे हो सकते हैं, अस्पताल अच्छे हो सकते हैं, आपके जो लाइवलीहुड के जो ये अपना कृषि है, पशुपालन है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, आर्टिशियंस हैं, कलाकार, सारी चीजें का बढ़ावा मिल सकता है। और अगर ये हुआ, मेरे को नहीं लगता कि जो कोरोना पीरियड में हम लोगों ने देखा भी कि गांव इतने लोगों को संभाल लिया। हाँ, बिल्कुल। और अगर इसको एम्पावर्ड किया जाए, अगर एक अच्छी, मेरे को लगता है कि कोई भी आदमी स्वेच्छा से अपना गांव छोड़ता है। बिल्कुल, आदमी अपना घर, अपनी जमीन, देखिए जो लोग छोड़ते, मैं बिल्कुल उसका अगेंस्ट नहीं छोड़ना चाहिए, बट वो जो प्रतिभा की वजह से, जिनकी वजह से छोड़ते हैं, वो परसेंटेज होता है बहुत कम। वो नंबर आपको माइग्रेशन में नहीं दिखेगा। प्रॉब्लम वो है जो लोग मजबूरी की वजह से छोड़ते हैं। भाई अगर मैंने IIT कर लिया और मैंने अपना गांव छोड़ा, बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि चूंकि मेरी रोजी रोटी नहीं है गांव, इसीलिए छोड़ रहे हैं, इसलिए मैं गांव छोड़ रहा हूँ। वो समस्या के लिए छोड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए, मतलब कि प्राइमरी स्कूल नहीं है। भाई आप, ठीक है, आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए गांव छोड़ रहे हो, बिल्कुल सही बात है। आप प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के लिए गांव छोड़ रहे हो, ये सही नहीं। सामान्य सर्दी जुकाम की दवा नहीं है, इसके लिए गांव छोड़ रहे हो, ठीक है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, मैटरनल मॉर्टल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख रहा था। अब आप देखिए ना, मेरे पास अभी आंकड़े नहीं है, बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रूरल और अर्बन में डिफरेंस है। बिल्कुल। तो अगर मुझे ये पता है कि मतलब मेरी जो धर्मपत्नी है, प्रेगनेंसी के टाइम में उसको उसकी और उसके बच्चे की जान को खतरा है, ठीक है, और ये शहर में खतरा कम है, तो मैं शहर जाऊंगा ना। ठीक बात, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बढ़िया इसको एक्सप्लेन किया, ज्यादा बढ़िया ढंग से आज आपने कहा है इसको। जी, धन्यवाद। हम लोग कंक्लूड करेंगे। जी।